अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुराम में यकीन तौर पे बात करेंगे एक बार फिर एशिया कप के हवाले से। और आपको पता है कि कल अफगानिस्तान ने सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई किया, बांग्लादेश को शिकस्त दी, मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की और आज भारत और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि जुम्मे को पाकिस्तान अपना दूसरा और अहम मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक मेन पाकिस्तान क्रिकेट के जो है सराउंड रहेगा, स्पेशली पहले दो पार्ट के अंदर, चूँकि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी हो या फिर दीगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो रीसेंट डेवलपमेंट है, काफ़ी उस पर डिबेट हो सकती है, उन पर सवालात उठ रहे हैं, लोग उन पर तबसरे कर रहे हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं ये बड़े सीनियर क्रिकेट राइटर हैं, ये ESPN क्रिकेट इन्फो से वाबस्ता हैं, सीनियर एडिटर के तौर पर समाज समीउद्दीन हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। उनसे हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी पर, इसके अलावा जितने भी और पाकिस्तान के क्रिकेट के रीसेंट मामला हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज एशिया कप में भारत और हांगकांग का मैच है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन साहब, जो लंदन से हमें ज्वाइन करें। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सर पहले तो मैं बात करूंगा यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी पर, उस पर आपने भी ट्वीट किए, जो शख्स उस टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है वो अब तक हैरान है। शायद अब लंदन जहाँ आप बैठे हैं शाहीन का वहाँ पहुँचना ही जो है वो शायद एक सबसे बेहतर फैसला है सारी टाइमलाइन के अंदर। हाउ यू डिस्क्राइब दिस उस्मान भाई, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन हमारे रमीज़ राजा साहब हैं, फैसिलिटीज़ हमारे पास सब हैं, ये मामला सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा लोगों को, लोग परेशान हैं कि क्या ये मामला ठीक हैंडल हुआ है। नहीं, थैंक यू गफ्फार फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई थिंक काफी साफ जाहिर है कि ये मामला सही हैंडल नहीं हुआ है। इसमें PCB ने अपनी डिसीजन रिवर्स करी है। पहले उन्होंने एक तो शुरुआत से जब इन्हें इंजरी हुई थी उसी वक्त इतनी कोई डिटेल आ नहीं रही थी इंजरी के बारे में। सबसे शुरू में आई थिंक सबसे पहले PCB ने कहा था कि उन्हें सिर्फ ब्रूजिंग हुई है नी पे। ब्रूजिंग की वजह से उन्होंने एक टेस्ट मिस करा। उसके बाद फिर एक गैप आया अगस्त तक, जब इन लोग ने कैंप ज्वाइन करा, प्री सीरीज जो नेदरलैंड से पहले जो सीरीज थी उसमें जो कैंप ज्वाइन करा उस पर भी कोई अपडेट नहीं आया। बाद में ये पता चला कि उस कैंप में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी मगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी थी। फिर उसके बाद हॉलैंड गए, वहां पे स्किपर ने भी जाने से पहले बाबर आजम ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि आखिरी वो ODI में खेलेंगे लेकिन हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसी वक्त आई थिंक सवाल कुछ उठ रहे थे कि भाई आप अगर फिट नहीं है, अगर इन्हें रिहैब की जरूरत है, वो इतने आपके अहम प्लेयर, मैं कहता हूँ कोई भी आपका प्लेयर होता, आपको ये अस्यूम करना चाहिए। शाहीन ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, बाबर के बाद या बाबर के साथ साथ एकदम शाहीन ही एक इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान में, लेकिन आपको अपने हर प्लेयर को एक तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर है स्पेशली, तो यू हैव टू ट्रीट हिम प्रॉपर्ली। उसकी इंजरी को देखना है आपको, क्या पता उसकी इंजरी के साथ क्या हो सकता है। तो मैं हैरान था कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रही थी। उसके बाद से फिर सुनने में आया गफ्फार के बोर्ड के जो मेडिकल पैनल में कुछ ऑफिशियल्स हैं वो खुश नहीं थे शाहीन के ट्रैवल के साथ, कि वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं टीम के साथ, और थोड़ी सी डिफरेंसेस थी आई थिंक इन द वे दैट दे वांटेड हिम टू बी हैंडल्ड, द इंजरी टू बी हैंडल्ड। तो इसमें ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हुआ है। इंजरी होने के बाद नेदरलैंड्स टूर तक तकरीबन 1 महीना तो वैसे ही हो गया था जी। अब उसके बाद फिर आया रिलीज के अब ये 4 से 6 हफ्ते और आउट रहेंगे। तो यानी इससे कुछ लग रहा था कि किसी को पता नहीं था इंजरी क्या है। और ये आपका इतना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको हर प्लेयर का ख्याल आपको रखना चाहिए, लेकिन इतना जो आपका एक अहम और इम्पोर्टेंट प्लेयर है उसकी इंजरी पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वो उसकी जो क्लैरिटी आई है कि उसकी PCL ऑस्ट्रोशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई है, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया वीडियो से आई है जो PCB ने रिलीज करा था, जिसपे वो कोहली से बात कर रहे थे और कोहली को वो बताते हैं। ये यानी कोई ऑफिशियल रिलीज कहीं नहीं आई थी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहीं नहीं आई थी PCB की कि इन्हें ये इंजरी है। तो और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा रिवर्सल था वो ये था कि अब कह रहे हैं कि भाई पहले जब इन्होंने कहा कि नहीं, ही वाज फाइन ट्रैवलिंग विद द स्क्वाड, नेदरलैंड्स भी जाएंगे, एशिया भी जाएंगे, वहीं इनकी रिहैब होगी, अब वो लंदन जाएंगे स्पेशलिस्ट केयर के लिए। तो इसका मतलब ऑब्वियसली समवेयर अलोंग द वे कोई गलतियां हुई हैं, और इट्स रिमार्केबल कि गलतियां हुई इतने बड़े प्लेयर के साथ। वो जो मैं आपको पहले बता रहा था, सुनने में आ रहा है कि मेडिकल पैनल में कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि वो ट्रैवल ना करें, वो उसी वक्त स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करें। और जो सुनने में आया है वो ये है कि आई थिंक जो फिजियो है टीम के साथ, क्लिफ डीकन, उनका इसमें रोल था कि वो उनकी ये फीलिंग थी कि शाहीन अगर उनके केयर में रहेंगे और टीम डॉक्टर भी उनके साथ होंगे तो ही शुड रिकवर। ऑब्वियसली इंटेंशन सबके अच्छे थे, इसमें सही थे, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल ये हैंडल हुआ है आई थिंक इसमें काफी गलतियां नजर आई हैं। उस्मान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटेंशन बिल्कुल ठीक होंगे, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन देखें, शाहीन शाह अफरीदी के साथ जब मोहम्मद वसीम जूनियर की भी उस्मान इंजरी होती है तो वो भी टीम के साथ
ही स्टे कर रहे हैं। दुनिया में बहुत कम ही हमने ऐसा सुना है, सिवाय ऐसा होता है कि कभी एक वनडे रह गया हो, एक T20 रह गया तो शायद समझ में आता है, बट पूरा एशिया कप पड़ा है। मोहम्मद वसीम जूनियर भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नाम इतना बड़ा उसका हमने रखा हुआ है, फिर हम उसकी बातें इतनी ज़्यादा करते हैं। डोंट यू थिंक कि ये वैसे भी एक आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा? चलिए, आप एक बहुत सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मैं एक होस्ट हूँ, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। एक आम आदमी हमसे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो आपका इंजर्ड प्लेयर है वो एशिया कप में पाकिस्तान भारत के मैच में वहीं बैठ के मैच देख रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्यों नहीं है, वो अभी से ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा? बहुत लेजी किस्म का कुछ इसमें एक एलिमेंट है, या तो मुझे लग रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या लगता है कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। आई थिंक वसीम जूनियर का जहां तक मैंने पढ़ा था गवार, तो वो वापस उनका आने का प्लान था उस मैच के बाद। आई थिंक जो प्रेस रिलीज में आया था वो यही लिखा हुआ था, आई थिंक कि शायद वो रिटर्न करेंगे पाकिस्तान। लेकिन जो आपने परफॉर्मेंस सेंटर का जो पॉइंट रेज करा है, वो ये भी बातें सुनने में आई है कि एक थोड़ी सी जो वरी है पीसीबी को, ये है कि इतने क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं है जो इस तरह की इंजरीज का देखभाल कर सकें वंस द टीम डॉक्टर इज आउट। अभी आपको पता होगा जो हेड ऑफ मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डॉक्टर नजीबुल्लाह सुमरो, वो तो टीम के साथ हैं। तो आई थिंक वो एक ये फिक्र थी कि भाई अगर वो टीम के साथ हैं तो फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वी मे बी हैवंट गॉट दैट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन टू डील विद एन इंजरी लाइक दिस, जो कि फिर आप अपना अगर सेटअप कर, आपको याद होगा पिछले ही साल पीसीबी ने अपना मेडिकल पूरा जो डिपार्टमेंट है वो रिवैम्प करा था। डॉक्टर सुहेल होते थे एक जमाने में हेड ऑफ पीसीबी मेडिकल, जो उन्होंने रिजाइन करा या निकाला गया, वो जो पीएसएल का कोविड का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद वो गए थे। तो ये नए लोग आए हैं, लेकिन ये ये जो शाहीन जैसा यानी जो एग्जांपल है, जो केस हुआ है शाहीन के साथ, ये तो मुझे अभी भी यानी फुली समझ में नहीं आया है कि क्यों हुआ है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट जिस पे आ रहा है वो शाहीन पे आ रहा है, शाहीन की करियर पे आ रहा है। आई नो शाहीन की वर्कलोड पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये वर्कलोड इंजरी नहीं थी। ये आई थिंक हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, दिस वाज नॉट अ वर्कलोड इंजरी। ये इंजरी हुई है फ्रॉम प्लेइंग। वो खेल रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, वो गिरे, डाइव करा, गलत लगाई उन्होंने, नी पे लगी है। लेकिन उसकी हैंडलिंग, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप भी डॉक्टर नहीं है, मगर ये हमें एटलीस्ट मालूम है कि और बोर्ड्स में ये इससे बेहतर हैंडल हुई होती है। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, हैंडल हुई होती तो बिल्कुल हम एशिया कप छोड़ के, पाकिस्तान इंडिया मैच छोड़ के कभी भी उस्मानी से बात ना कर रहे होते। पीपल आर वरिड, क्योंकि शाहीन हमारे बड़े मेन बॉलर हैं। पूरा हम एक शॉर्ट ब्रेक करते हैं, ब्रेक से वापस आकर उस्मान से बात करेंगे एशिया कप के हवाले से और फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी डिपार्टमेंट बहाल किए जाएँ, स्पोर्ट्स के बहाल हो जाएँ, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ठीक है, उस्मान से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। बड़ा अच्छा मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का और पाकिस्तान ने फाइट बैक अच्छा किया, लेकिन अब दूसरा मैच भी एक्सपेक्टेड है जो हो सकता है। उससे पहले हमें हांगकांग का हर्डल भी है। हाउ यू रेट पाकिस्तान परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली इंजरीज हैं, कुछ हमारी T20 की अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं। स्पेशली मेरा सवाल होगा टॉप 4 में और जब भी इफ्तिखार भी आ जाते हैं, डू यू थिंक इट्स अ मॉडर्न T20 अप्रोच या ये हमें आगे लॉन्ग टर्म हो सकती है? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने टोटल डिफेंड करने की कोशिश करी है, काफी क्लोज गेम ले गए थे लोग आखिरी ओवर में। इंडिया की टीम पिछले साल से बेहतर है, हालांकि इतने चेंजेस नहीं है, लेकिन जो अप्रोच इंडिया ने चेंज करी है उससे काफी उन्हें इंप्रूवमेंट आई है। तो आई थिंक एक तो पाकिस्तान ने फाइट बड़ी अच्छी करी। बैटिंग में एक ये पुराना इशू चल रहा है, गैस मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम है, ये मसला है, इसलिए जब पाकिस्तान चेस करता है तो ये इशू नहीं होती है। मगर बैटिंग फर्स्ट में आई थिंक पाकिस्तान का ये कई दिनों से चल रहा है। एक तरह से एक जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो उनकी वीकनेस बन जाती है। जो स्ट्रेंथ उनकी है, रिजवान और बाबर की ओपनिंग जो स्टैंड है, जी। इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रही है वो। और पिछले साल इंडिया के खिलाफ भी इन्हीं दोनों ने मैच जिताए थे चेस में। मगर आई थिंक उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं गफ्फार, वो चेस में आती हैं। आई थिंक जब ये लोग बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो थोड़ा सा आई थिंक स्ट्रगल करते हैं अपने इंटेंट के साथ कि कितना तेज शुरू से खेलना चाहिए। दोनों सिमिलर तो नहीं है, मगर उनकी जो स्ट्राइक रेट्स आप अगर चेक करें थोड़ी सी सिमिलर है। बड़ा अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, एनालिस्ट काफी हैं जो वॉच करते हैं गेम, उन्होंने पॉइंट्स रेज कर रहे हैं कि जितनी परसेंटेज ऑफ बॉल्स पाकिस्तान के टॉप 3 फेस करता है और जितने उस पर रन स्कोर होते हैं, स्ट्राइक रेट होती है, वो आई थिंक परसेंटेज ऑफ बॉल्स फेस्ड बहुत हाई है दुनिया में।
मगर जो परसेंटेज जो डॉट बॉल्स भी है वो भी बहुत हाई है और रन स्कोर स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है। तो उस्मान भी मिकी आर्थर ने भी कहा कि आप फखर जमान को ट्राई आउट करना चाहिए एज अ ओपनर। आप भी समझते हैं कि हमें चेंज करना पड़ेगा? ऑर्डर पे बढ़ जाता है आपका प्रेशर जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर पे बढ़ जाता है। तो लोग ऑब्वियसली हमेशा देखते हैं मिडिल ऑर्डर को जो हाँ रन नहीं बनते हैं इतने, मगर उसका इशू इसी से है कि आप अगर इतनी कम बॉल्स फेस करने के लिए आएंगे तो आपके ऊपर हमेशा ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा आपकी चांसेस होंगी ऑफ अ मिस हिट, ऑफ गेटिंग आउट अर्ली। तो मिकी का जो एक सोल्यूशन है वो ट्राई कर सकते हैं, पाकिस्तान जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा टीम मैनेजमेंट के डिफेंस में इन अ सेंस कि ये बहुत एक इजी डिसीजन नहीं है। आप अपने बेस्ट बैट्समैन, 2 बेस्ट बैट्समैन को आप अगर कह रहे हैं कि यार आप में से एक नीचे आ जाए थोड़ा, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए फायदा होगा कि वो पार्टनरशिप ऊपर ओपनिंग की जो है वो ब्रेकअप करें और फखर के साथ ट्राई करें। एटलीस्ट फखर को एक रन दें एज एन ओपनर, उसे आप कहें कि भाई आप अगले 10-12 मैचेस आपके हैं और उसमें फेलियर्स होंगे, आपको एक्सेप्ट करना है कि फखर फेल करेगा या रन नहीं बनाएगा, लेकिन यू हैव टू स्टिक विद हिम एंड गिव हिम दैट चांस कि आप लंबा रन दें। और फिर फिर सवाल उठता है कि आप बाबर या रिजवान को आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लोअर डाउन, 1 डाउन भी अगर आता है। तो आई थिंक एक इशू है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, मगर मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इट्स नॉट एन इजी इशू टू हैंडल एट ऑल। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि लोग डिस्कस करते हैं, ओपिनियन ये है कि शायद हमारी विड्रॉ चुके इतने वनरेबल है, उस्मान बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो जी हमें रुकना ही पड़ता है। मेरा इसका ऊपर दूसरा टेक है कि चूंकि हम इतना लंबा खेल जाते हैं और फिर एकदम से प्रेशर आता है यंग प्लेयर्स के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली हफीज और मलिक भी नहीं रहे जो थोड़ा सा शायद एक्सपीरियंस के हैंडल कर पाते। तो आप भी क्या राय है? वो जो आपने बात की स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए, मेरे भी यही सोच, आप समझते हैं यही वजह है कि वो जो नीचे वाली हमारी यंग जनरेशन है जिसको अभी सेटल होना है, बहुत मुश्किल काम है मैच फिनिश करना या एंटी अप करना, वो फिर पहले से अंडर प्रेशर में होते हैं। तो ये किस तरह आप इसको लें, इधर से पकड़ें बात को उधर से पकड़ें? ये बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिडिल ऑर्डर हमारा फेल हुआ है। एक्चुअली अब अगर आप नंबर्स देखें तो T20s में, ओडीआईज में इशू है मिडिल ऑर्डर की, मगर T20s में मिडिल ऑर्डर यूजुअली अपना वो काम कर लेता है जो उसे करना होता है। यानी आप आए, आप अपनी स्ट्राइक रेट एकदम शुरू से हाई हो और आप रन बना लेते हैं। आई थिंक मैं फिगर्स देख रहा था, हमने एक आर्टिकल करा था हमारी साइट पे जिसपे आई थिंक जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के नंबर 4 to 7 की जो स्ट्राइक रेट थी वो फिर भी दुनिया में आई थिंक सेकंड हाईएस्ट थी इंडिया के, आफ्टर इंडिया पिछले 1 साल में। तो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा चाहिए। अब या तो देखिए इसका एक हल ये है, एंड आई थिंक ये पॉसिबल है, कि दोनों या उनमें से एक, बाबर या रिजवान में से एक को ज्यादा रिस्क लेना है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उन्हें ज्यादा तेज खेलना है, ज्यादा रिस्क लेना है, ज्यादा शॉट्स लगाने हैं, ताकि फिर मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर ना हो कि भाई फौरन आके आप आप शुरू हो जाएं। आई थिंक उसमें से अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क अगर पे ऑफ कर जाती है तो पाकिस्तान का जो पावर प्ले का स्कोर होता है अमूमन 45, 45, 48 ऐसे ही रहता है, 40 to 45 रहता है। अगर आप उसमें 10-15 रन और ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी रिस्क लेके, तो आपका फिर मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा टू कीप द स्कोर गोइंग। पाकिस्तान फिर अभी जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, जो बेस्ट सिनारियो यूजुअली होता है पाकिस्तान का, वो ये होता है कि आप बैक फर्स्ट करते हैं तो 160 से 170 का टारगेट आप सेट करते हैं, जो कि मैं कहता हूं बहुत सारी टीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और बहुत सारी कंडीशंस में इट्स अ रीजनेबल स्कोर, इट्स अ पार स्कोर। लेकिन आपको अगर बेस्ट टीम्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड्स में या इंग्लैंड जैसे ग्राउंड्स में आपको थ्राइव करना है, जहां पे पिचेस में वाकई में रन होते हैं, तो आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर पे या तो रिजवान या बाबर को ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है। अब की विकेट चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो रिस्क फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर लेना जरूरी है। और आई थिंक जिस तरह के बैट्समैन दोनों हैं, मे बी रिजवान इज द मोर लाइकली वन टू टेक दैट रिस्क। बाबर आई थिंक बहुत सेट है अपने अंदाज में, और बाबर की वैल्यू ऑब्वियसली अनक्वेश्चनेबल है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। लेकिन उनमें से एक को रिस्क लेना होगा। मुझे लगता है कि शायद रिजवान इज बेटर प्लेस्ड टू स्टार्ट टेकिंग दोस रिस्क्स अर्लियर इन द ऑर्डर, अर्लियर इन द इनिंग्स। ठीक है, आखिर में उस्मान एक सवाल जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, एशिया कप आ गया और बहुत सारे और मामला, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उस पर अब एक सवाल उठने लगा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जी डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है कि एकदम से डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे। पीसीबी कहाँ स्टैंड करता है उस्मान, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मामला आगे चल के डोमेस्टिक सीजन भी हमारा आने वाला है, हमने खुद डिपार्टमेंट को कहा जी बंद हो जाएं आप, अब हम एकदम से 1 साल बाद बोलें जी आप दुकान खोल लें, दोबारा से आप बजट ले आएँ। इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि एकदम से आप जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने सारे रिवैम्प करें। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या फोर्स ही कर रहे हैं आगे चल के आप?
मुझे गफार मुश्किल है कुछ कहना, इसलिए मुझे एक तो ये डर है कि ये जो चेंज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लाया है वो एक तो मुझे ये डर है कि ऑब्वियसली एक वेलफेयर ऑफ एथलीट्स की तहत से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई फाइनेंशियल जो वेलफेयर होती है एथलीट्स की वो डिपार्टमेंट्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मार्केट इस तरह की है नहीं, कमर्शियल मार्केट इस तरह की है नहीं जो क्रिकेट के बाहर आप सपोर्ट कर सकें स्ट्रक्चर्स। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये एक सस्पेशन है कि ये शायद एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन भी हो सकती है कि भाई जो भी पिछली गवर्नमेंट ने करा है हम उसका उल्टा करेंगे, हम वो रिवर्स कर देंगे। आई थिंक क्रिकेट में जो भी आपकी राय हो, आप चाहे डिपार्टमेंट्स का रोल सपोर्ट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आई थिंक एक ये इस पे एग्री हमें करना चाहिए कि आपका जो भी अब डोमेस्टिक सिस्टम है, पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो ये है कि एक सिस्टम है उससे आप अगले 10 साल चलाएं एटलीस्ट। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि आपने अपना डोमेस्टिक सिस्टम या स्ट्रक्चर हर अगले साल चेंज ना करा हो। कभी आपने ज्यादा टीम्स ले आए, कभी आपने डिपार्टमेंट्स को निकाल दिया, कभी आपने क्योंकि वक्त की कमी, आपसे क्विकली पूछूंगा जो कि लोग आपकी बात भी सुनना चाहेंगे, आपके सिस्टम के हक में मैं कहूंगा कि आप डिपार्टमेंट्स को ना लाएं क्रिकेट में। अब अभी जो सिस्टम है वो आप चलाते रहें। आपको शायद ये करना पड़े कि आपको 1-2 रीजन्स और बढ़ा दें। जो प्रोविंसेस आपके हैं, 6 टीम्स बहुत कम है आई थिंक पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। आई थिंक आपको 1-2 टीम बढ़ानी है उसमें, बट आई वुड से कि अभी आपके पास अगर रीजनल और प्रोविंशियल एसोसिएशन का सिस्टम है तो आप उसी पे लगे रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आप ज्वाइन करने के लिए और आपके तस्दीक के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते वापस आकर जो आज इंडिया हांगकांग का मैच है उसके हवाले से बात करेंगे, कुछ सेगमेंट से आपको वो भी दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। कल जनाब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 मरहले में जगह बनाई थी और अब बात करते हैं आज के मैच की। और आज मैच है जनाब, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी भारत ने और आज अपना दूसरा मैच खेलेंगे हांगकांग के खिलाफ। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम हमारे साथ मौजूद है। रजा, यकीनी तौर पर भारत का मोराल बड़ा हाई होगा और कोई अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको, लेकिन हांगकांग एक वेरी अननोन सॉर्ट ऑफ टेरिटरी के वही वो किस तरह का खेल सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइड जीत कर आए हैं, अच्छी फॉर्म में थे। हाउ यू रेट देम, और क्या पाकिस्तान इंडिया और स्पेशली आगे पाकिस्तान का मैच चूँकि डू और डाई है, कैन दे बी अ थ्रेट फॉर एनी काइंड यू नो? देखिए, ये एसोसिएट टीमें जो होती हैं ये हमेशा आपको सरप्राइज़ कर सकती हैं। अगर आपको 2018 का एशिया कप भी याद हो, उस वक्त भी यही हांगकांग की टीम थी जो इंडिया को अपसेट करते करते रह गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ जब भी इन्होंने अच्छा खेला था। और मोस्टली अगर टीम पे आप नज़र डालें वही प्लेयर्स हैं, वो कैप्टन भी वही है नज़ाकत खान, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, अटक से, पाकिस्तान के शहर से। तो मेरे ख्याल से इस टीम में सलाहियत ज़रूर होती है प्लेयर्स में, क्योंकि ये लोग रेगुलर खेलने वाले नहीं होते, मोस्टली वहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो ये लोग पार्ट टाइम खेल रहे होते हैं, लेकिन बासलाहियत ज़रूर हैं, किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न उनका टॉप ऑर्डर है। पहले जो इंडिया की जान हुआ करता था टॉप ऑर्डर, लेकिन अब उनके लिए क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है, क्योंकि उस तरीके से रन्स जो टॉप 3 उनको प्रोवाइड करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक कंसर्निंग बात है इंडिया के लिए। तो हांगकांग वहाँ पे शायद पकड़ सकता है कि अगर जल्दी विकेटें ले ले तो इंडिया को दबाव में ला के मेरे ख्याल से इंडिया को अपसेट कर सकता है हांगकांग। बिल्कुल। और साथ अगर बात करें तो यही चीज़ इंडिया के फेवर में भी जाती रहता कि एक ऐसी टीम से मैच बढ़ जाए जहाँ पर उनके टॉप 3 को रन बनाने का मौका मिले। और ज़रूरी बात है, आपने ठीक कहा कि रोहित शर्मा भी बतौर कैप्टन तो कामयाब हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो उस तरह नहीं है जैसे एक ज़माने में होती थी। विराट कोहली का तो हम सबको पता ही है कि शॉर्ट ऑफ रन्स हैं, उसी तरह KL राहुल की बात करें, सूर्य कुमार यादव। तो ये सारा जो मामला इसको डिस्कस करते हैं, जो कि भारत की बताली रजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जान हुआ करती थी टॉप 3 टॉप 4, लेकिन इस वक्त उलट है। लेकिन मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, क्योंकि वहाँ पे फिर उनके बाद ऋषभ पंत तो अभी खेले नहीं, जडेजा, हार्दिक पांड्या सब फॉर्म के अंदर हैं। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात कर रहे हैं भारत और हांगकांग के मैच की। और लास्ट टाइम ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई थी तो हांगकांग से 26 रन से मैच हारा था। नज़ाकत जिनका जिक्र किया, पाकिस्तानी निजात हांगकांग के कप्तान हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 92 रन बनाए थे और अपनी पार्टनरशिप हुई थी उनकी ऐशे रेड के साथ 174 रन की। तो बिल्कुल आपकी जो ओपिनियन है उसको बैक करता है ये मैच, क्योंकि आसान नहीं लिया जा सकता। फिर सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि कोई भी टीम टूर्नामेंट से पहले भी क्वालिफायर खेल के आ रही है, उसने टीमों को हराया है, इस मीन्स कि उसके अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है। तो रजा यही क्वालिटी हमें भी फेस करनी है जुम्मे को। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो पहली मैच जीते हुए हैं। बट फॉर साइड लाइक पाकिस्तान, इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियसली वसीम जूनियर, फिर हमारे पास बैटिंग के हमारे भी कुछ इशूज़ चल रहे हैं मिड ऑर्डर वगैरह में। सो आई थिंक बेटर कि हम
इस मैच को अच्छी तरह देखें आज, उसको बेटर एनालाइज करें, और खबरें आ रही हैं कि हमें चेंजेस भी करनी है कुछ। एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल भी पाकिस्तान को लाइट नहीं लेना चाहिए मैच को। जैसे आपने बताया, इंडिया तो ये बर्दाश्त कर सकता है कि अगर उसको अपसेट होए, लेकिन अगर पाकिस्तान अपसेट हो गया तो फिर पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे ख्याल से मैच खेलना चाहिए। प्लेयर्स जैसे कि आपने बता दिया इनके, क्योंकि काफ़ी यही प्लेयर्स हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो काफ़ी टीम जेल है, ऑन एंड आउट परफॉर्म करते रहते हैं। अभी क्वालिफायर जो हुआ है 3 मैचेस जीत के आ रहे हैं, कोई मैच नहीं हारे उसमें। तो मेरे ख्याल से हांगकांग की टीम वॉच आउट होगी इसको बिल्कुल। और साथ अगर बात करें, चूँकि नसीम शाह के ऑलरेडी क्रैम्प्स और उनकी कुछ इंजरी, और जाहिर बात है एक ऐसा मैच है जिसमें उनको आराम दिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि हसन अली पर कुदरत मेहरबान है। आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी हो, उसके बाद वसीम की इंजरी हो, लगता ही ये ज़्यादा खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि शाहीन हसन कोई सीनियरिटी की वजह से चांस मिलेगा, थोड़ा उससे बैलेंस आएगा आपके अटैक के अंदर, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो व्हाट अ चांस दैट विल बी फॉर हसन अली फ्रॉम नो वेयर, ही स्ट्रेट बैक इनटू द टीम। फिर एशिया कप में वो एक मैच भी खेलना है, और अच्छे बॉलर हैं, बहुत बड़ा नाम रहे पाकिस्तान क्रिकेट का। मे बी दिस इज हिज चांस टू अगेन रीगेन हिज फॉर्म, फिटनेस, एवरीथिंग। देखिए बिल्कुल, लास्ट टाइम जब हसन बाहर हुए थे उसके बाद उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कमबैक किया था, उन्होंने प्रूव किया था टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल, अब ये उनके पास मौका है, कुदरत ने वाकई में उनको कुदरत ने मौका दिया है कि भाई आप प्रूव करें। मेरे ख्याल से हसन में सलाहियत ज़रूर है, खेलते काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक है परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा स्टेप अप करना होगा। मुझे तो लगता है वो जो उनके अंदर हंगर है ना, शायद वो एक इसी मौका, शायद वो कहता है जगाने के लिए कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करनी थी कुदरत ने, तो वो हो रही है। अलबत्ता बहुत शुक्रिया आपका, और पुराना रिप्ले में आज इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।